हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे स्पेरिकल मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन के बारे में और इससे बनने वाली इमेज और उनके नेचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सचिन। कॉपी पेन निकाल लीजिए। एसडीए के इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए भाई, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्पेरिकल मिरर। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेरिकल मिरर होते क्या हैं। तो बेसिकली स्पेरिकल मिरर उन मिरर को कहा जाता है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो। कैसा हो? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो। अब कर्व सरफेस बनाने के लिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को किससे लिया जाता है? इस होलो गिलास के एक पार्ट को निकाल लिया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि स्पेरिकल मिरर क्या है, तो दो चीज़ें बताना। पहली चीज़, स्पेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक गिलास का, एक होलो गिलास का पार्ट हो। ये ऐसा कह सकते हो कि अगर इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू हो रही है? कर्व सरफेस के थ्रू हो रही है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर बनाने का सिंपल तरीका है, कुछ मत करो। सपोज करो आपके पास ये होलो ग्लास है। इस होलो ग्लास के आप क्या कर लो? किसी सेक्शन को कट कर लो। होलो ग्लास के किसी सेक्शन को क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। अब आपने इस सेक्शन को जो कट करा है, आपको ऐसे दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी ये क्या कहलाएंगे? ये कर्व सरफेस कहलाएंगे। इनको मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पीछे की तरफ या आगे की तरफ क्या कर लेते हैं? एक तरफ कोटिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली याद रखना, कर्व सरफेस के लिए ये जो सरफेस होता है इसको कहते हैं कॉनकेव सरफेस, और ये जो पिछला हिस्सा होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस के नाम से। तो आपके पास यहाँ पे दो केसेस होते हैं जिसकी वजह से दो तरीके के मिरर बनेंगे। सपोज करो आपने ये कर्व सरफेस लिया और इसके बैक साइड मतलब कॉन्वेक्स साइड को क्या कर दिया? पॉलिश्ड। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ कॉनकेव साइड। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव साइड है और पॉलिश्ड सरफेस कॉन्वेक्स साइड है, ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। इससे दूसरा मिरर क्या होगा कि अगर आप किसी सरफेस को कॉनकेव साइड से पॉलिश्ड कर दें और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो? कॉन्वेक्स, तो ऐसे मिरर को क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक बार फिर सुन लीजिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? तो एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस सरफेस पे पड़ रही हो या किस सरफेस से हो रही हो? कॉनकेव साइड से हो रही हो, उसे क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस सरफेस की तरफ पड़ रही हो या किस सरफेस से हो रही हो? कॉन्वेक्स साइड से, तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरी बात, कॉनकेव मिरर जो होता है ना, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि ये सारी पैरेलल रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करने का काम करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि ये जितनी भी आती हुई पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन से क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो याद रखना। सपोज करो आपके पास कौन सी मिरर है? कॉनकेव, और इस पे क्या पड़ रही है? बहुत सारी पैरेलल रेज पड़ रही है। तो आप देखोगे पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाली होगी? कन्वर्ज होगी, क्योंकि ये मिरर रे को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर देखोगे तो सपोज करो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से पैरेलल रे आई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी या डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये मिरर रेज को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इस मिरर को किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? कुछ टर्म्स की तरफ जो स्पेरिकल मिरर से रिलेट करते हैं, तो उसको सीख लीजिए। इसमें टोटल 60 टर्म है, तो 60 के साथ तो सीख लीजिए। देखिए पहला टर्म समझते हैं, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्पेयर का सेंटर है जिस स्पेयर का ये मिरर क्या है? पार्ट है। बड़ा सिंपल है। सपोज करो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का क्या था? एक मिरर था। इस मिरर को मैंने क्या इमेजिन कर लिया? पूरा स्पेयर इमेजिन कर लिया। ऐसे इस मिरर का भी पूरा एक स्पेयर इमेजिन कर लिया। इस स्पेयर का जो सेंटर होगा
वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। एज इट इज इमेजिन स्फीयर का जो सेंटर होगा, जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है, उस इमेजिन स्फीयर का सेंटर ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है। सेकंड होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट है ना, उस स्फीयर के रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं स्फेरिकल मिरर का। एक बार फिर, ये स्फीयर जिससे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ये मिरर बना है, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का कहलाएगा। इजी है। तो कोई पूछे कि इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल रेडियस के बराबर है जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। ठीक है। आगे एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है पोल। पोल क्या होता है, तो पोल एक पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर पे जो इस स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है। कोई पूछे पोल क्या है, तो पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर विच डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्लियर है। अच्छा, रेडियस को आप ऐसा भी कह सकते हो कि सेंटर से पोल की डिस्टेंस को रेडियस, सेंटर से पोल की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो। अच्छा, अगला टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी लाइन या एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती हुई जाती है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इजी है। कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज ए लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आगे बढ़े तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर मिरर का वो हिस्सा होता है जिससे रिफ्लेक्शन हो रही होती है। जैसे अगर मैं इस पूरे स्फीयर में बात करूं, तो यहाँ से M से लेके M डैश तक के हिस्से में अगर कोई लाइट आएगी तो वो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो वो M डैश से क्या आ रही है, बाहर, तो इस समय ये क्या नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, विच मीन्स ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं है ये वाला, तो इसे अपर्चर नहीं। तो सिंपली पूछे अपर्चर क्या है, तो अपर्चर स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा होता है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना, ये M से M डैश का जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, अपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। एज इट इज ये M से M डैश वाला हिस्सा ही क्या कहलाएगा, अपर्चर ऑफ मिरर कहलाएगा। पांचों बातें क्लियर है। अच्छा, अगला टॉपिक आता है क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे सारी रे पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो मीट करे या मीट होती हुई दिखाई दे। क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस पे एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करे, मीट करे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने बहुत सारी रे क्या ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की सारी रे किसी कॉमन पॉइंट से क्या होती हुई दिखाई दे रही हुई, पास होती हुई दिखाई दे रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। उस कॉमन पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, प्रिंसिपल फोकस नाम दे देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बाय F। अब जरा कॉन्वेक्स के केस में देखिए, तो आपने क्या करा, बहुत सारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, तो क्योंकि ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, डाइवर्ज हो जाएगी डाइवर्जिंग मिरर की वजह से। पर अगर आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना, तो आप देखोगे ये डाइवर्जिंग रे भी क्या होगी, किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर रही होगी। उस पॉइंट को क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। ठीक है। तो कोई पूछे प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे या जिस पे सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो मीट करती हुई दिखाई दे या मीट हो रही हो। ठीक है। क्योंकि कॉनकेव के केस में ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मीट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे, तो इसलिए इस फोकस को क्या कहते हैं, रियल फोकस मान लेते हैं कॉनकेव के लिए। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये लाइन मीट नहीं हो रही, मीट होते हुए मान रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। ठीक है। और एक लास्ट टर्म आता है जिसका नाम है फोकल लेंथ। तो फोकस से पोल की जो दूरी होती है उसको किसी क्या बताते हैं, फोकल लेंथ होता है वो।
तो कोई पूछे फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस और पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच मिरर इज ए पार्ट। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का मिरर क्या है, पार्ट है। तो मिरर ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ होलो स्फीयर के बराबर है जिसका मिरर पार्ट है। कोई पूछे पोल क्या है, तो पोल वो सेंटर पॉइंट है स्पेरिकल मिरर का जो स्पेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्या है, अपर्चर, तो अपर्चर इज द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। अगला क्या है, प्रिंसिपल फोकस, तो डेफिनेशन पूछी जाती है तो याद रखना, इट इज द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और सीम्स टू बी मीट। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रही होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो रही होती है या होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, और लास्ट क्या है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर। इजी है, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन या एक रिलेशन देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। तो ये देखा गया है कि जो फोकल लेंथ होती है वो डबल होती है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। क्या कहा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या इसका अपोजिट क्या बताओगे कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। जैसे कोई आपसे कहे कि बताओ एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो 30 का डबल कितना होता है 60, तो उसका स्पेरिकल मिरर का रेडियस कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा। या आपसे कोई कह दे कि एक स्पेरिकल मिरर है जिसका प्रिंसिपल फोकल कितना है 20 मीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, तो 20 का डबल कितना हो गया 40। या इसका उल्टा पूछ सकता है कि अगर किसी मिरर का सेंटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 है तो बताओ फोकस कितना होगा, तो फोकस क्या होगा 30 का हाफ, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिलेशन को याद रखना, आगे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आगे आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज किस तरीके की बनेगी वो सीखेंगे, और उसे बनाने से पहले रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। जैसे पहला रूल, अगर रे डायग्राम बनाते समय कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। पहला रूल यही कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट कैसे चल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड पॉइंट क्या बताओगे कि इसका उल्टा, कि अगर कोई रे कैसे पड़ रही है फोकस पे पड़ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चलने लगेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलने लगेगी। ठीक है, दूसरा रूल क्लियर है कि अगर कोई रे कैसे जा रही है फोकस से जा रही है, सपोज करो कोई रे कैसे जा रही है फोकस से, अगर कोई रे कैसे जा रही है फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलने लगेगी। तीसरा रूल, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। क्या कहा, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। अगर आप इस केस को स्पेरिकल मिरर के नॉर्मल वाले रिफ्लेक्शन से क्या करो, कंपैरिजन करो, तो आपने देखा था जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो परपेंडिकुलर पड़ने से इंसिडेंट एंगल जीरो होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाता है जीरो। तो हम कहते हैं कि अगर कोई रे नॉर्मल पे पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो किसकी तरह काम कर रहा होता है, नॉर्मल की तरह काम कर रहा होता है। तो इंसिडेंट्स रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में नापोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन के रिस्पेक्ट में नापेंगे। ठीक है, लास्ट रूल होता है कि अगर कोई रे कहाँ से पड़ी, प्रिंसिपल फोकस पे, तो ये इंसिडेंट रे
प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना रही होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से लाइट क्या कर रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी। ठीक है, क्या कहा, इंसिडेंट रे जब पोल पे पड़ती है तो आप देखोगे प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का जितना एंगल बन रहा होगा ना, रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल से क्या कर रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो ये 4 रूल है, इन 4 रूल का इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन को। इसमें सबसे पहला है कि आप किस जगह ऑब्जेक्ट को रखोगे, कहाँ इमेज बनेगी और कितने तरीके की इमेज बन सकती है, तो वो देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ तो ये ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ रहा है, फोकस और पोल के बीच में आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी रख दूँ तो भी किसके बीच में आ रहा है, फोकस और पोल के बीच में। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी रख दूँ तो भी किसके बीच में आ रहा है, फोकस और पोल के बीच में। तो क्या हम इसका एक सिंगल केस में पढ़ सकते हैं कि अगर कोई इमेज फोकस और पोल के बीच में होगी तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, साइज़ क्या होगा, बता सकते हैं। तो पहला केस यही बनेगा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो। सेकंड केस क्या बन सकता है, जब ऑब्जेक्ट खुद कहाँ पे रखा हो, फोकस पे। ठीक है, थर्ड केस क्या बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, फोकस सेंटर के बीच में, यहाँ पे हो, फोकस सेंटर के बीच में। तो तीसरा केस हम क्या पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस और सेंटर के बीच में होगा। चौथा इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। पांचवा केस पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो बट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। ठीक है, और लास्ट केस पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा इस ऑब्जेक्ट में आपको, इस ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन में आपको क्या क्या बातें सीखनी है। तो पहला जानना है आपको नेचर, कि नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगी, क्या ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। सेकेंडली आपको जानना है साइज़ के बारे में, कि जो साइज़ ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा होगा या कितने गुना छोटा होगा। और ऐसी ही लास्ट चीज़ आपको जाननी है किसके बारे में, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से इमेज की पोजीशन कहाँ बनती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके केसेस को। तो देखिए पहला केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। तो सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे दिया ए बी। हमने यहाँ से कितनी रे लेनी है, 2 पैरेलल ले लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकेंड रे ले लेते हैं कहाँ से, पोल से। तो जितने एंगल इंसिडेंस से बना रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, सेम एंगल से लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब इस रे को देखो और इस रे को देखो, दोनों रे क्या नहीं कर रही, मीट नहीं कर रही। तो इसे मीट होने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। क्योंकि ए से रे निकल रही थी तो इस पॉइंट को ए डैश कहा और इसको क्या कहा, बी डैश। कोई दिक्कत। अब जरा नेचर की बात करते हैं। तो कोई बताएगा नेचर कैसा है, तो क्या ये रे सच में मीट हो रही है, आंसर है नहीं, मीट होती हुई दिख रही है। तो ये कौन सा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई पूछे साइज़ के बारे में बता दो भाई, साइज़ ऑफ इमेज कैसा है। तो ऑब्जेक्ट देख रहे हो छोटा है और इमेज क्या है, बड़ा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कोई आपसे पूछे कि बताइए पोजीशन के बारे में, तो आप ध्यान से देखें। तो इमेज जो बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सेकंड केस पढ़े, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस पे। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस नेम ए बी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे। इससे कितनी रे देखेंगे, 2 रे। चलिए पहले ही तो ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कैसे पास होगी, फोकस से। कैसे पास होगी, फोकस से। सेकेंड रे आपकी मर्जी है, या तो पोल से लेके ऐसे ले जाओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले जाओ। जैसे अगर मैं जानता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएगी तो बिना रिफ्लेक्शन के ही क्या हो जाएगी, वापस। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक रे ऐसे लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी ही चली जाएगी। अब जरा इस ध्यान से देखोगे इस दोनों रे को, तो ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल रे कहाँ पे मिलती है, इनफानाइट पे जाके मिलती है। और पैरेलल रे अगर इनफानाइट पे जाके मिलती है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इनफानाइट पे बने। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ नेचर कैसा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे रे मीट कर रही है बट कहाँ पे जाके, इनफानाइट पे जाके। तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड पूछे साइज़ के बारे में,
तो साइज़ का कंपैरिजन प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पे करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इतना ऊंचा है। अब कोई भी चीज़ सपोज करो ये इमेज यहाँ पे मिली, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आप क्या लिखते हैं, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी है। ठीक है, तो कोई पूछे साइज़ के बारे में तो क्या लिखेगे आप, हाईली मैग्नीफाइड, कि इमेज बहुत बड़ी होगी। अच्छा, कोई तीसरा पूछे पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो ध्यान से देखना पोजीशन कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बनती है। तो आप क्या लिखोगे, एट इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, थर्ड केस देख लो। When the object is placed between center of curvature and focus, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। यहाँ से कितनी रे निकलेगी, 2। पहली रे ऐसी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, सेकेंड रे ले लेना, कहाँ से पास करते हुए, फोकस से। वो कहाँ पे जाके मीट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो ये रे किस पॉइंट पे मीट करेगी, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो इसको क्या कह देंगे, ए डैश, इसको क्या कह देंगे, बी डैश। अब जरा नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताओ। तो ध्यान से देखिए, तो इमेज क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मीट कर रही है। तो मीट कर रही है तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कोई पूछे पोजीशन के बारे में बताओ, तो ध्यान से देखिए, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज कहाँ है, सेंटर के पीछे, और सेंटर के पीछे ही बनती है। तो आप क्या लिखोगे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थर्ड केस में आपको क्या बताना होगा, साइज के बारे में। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रहा, मतलब इमेज कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला केस देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कैसा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, प्लस कैसे बनती है, सेम साइज की बनती है। तो एक बार देख लेते हैं। सपोज करो ये रे ए बी, पहली रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास करोगे, फोकस से। दूसरी रे कैसे जाएगी, फोकस से पास करा दो, तो कैसे चलने लगेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, रे डायग्राम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और याद रखना इमेज कहाँ बनाओगे, फोकस पे ही, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बननी चाहिए, ए डैश बी डैश। ठीक है, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया है, पर एक बात याद रखना क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर आप बाय यूजिंग स्केल करोगे तो आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही होगी। लाइंस थोड़ी स्ट्रेट बनाना, ये पता नहीं कैसे बन गई है, फिर बनाते हैं। तो नेचर के बारे में देख लो, फिर सीखते हैं। तो वे पूछे नेचर ऑफ इमेज कैसी है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। कोई पूछे साइज के बारे में बताओ, तो होता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। कोई पूछे बताओ भाई पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में, तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, सी पे ही बनती है। थोड़ा रे डायग्राम सही कर लेना, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जाए, फोकस से पास होगी। सेकेंड रे फोकस से लेके जाना तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। तो ये किस पॉइंट पे मीट करेगी, इसी पॉइंट पे मीट कर रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करें अगला केस। तो देखिए अगला केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लेते हैं, पीछे रख लेते हैं, बियॉन्ड सी। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी। अब इससे कितनी रे लेंगे, 2। पहली ले लेना, फोकस से पास होती है तो वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेकेंड रे कहाँ से ले जाना, यहाँ से, तो किससे पास होगी, फोकस से। किस पॉइंट पे इमेज मिल रही है, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे। इसको क्या देते हैं, ए डैश, ये क्या कह देते हैं, बी डैश। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो नेचर है, नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। कोई पूछे साइज कैसा है,
तो साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कोई पूछे पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो पोजीशन क्या बताओगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लास्ट केस बढ़ते हैं जिसका नाम है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फानाइट पे। तो जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे होती है ना, तो इन्फानाइट से रेस कैसे ले लेते हैं, पैरेलल। और पैरेलल रे आपको पता है फोकस पे पॉइंट्स होती है, तो किस पॉइंट पे मिल रहे होंगे, फोकस पे, तो इमेज भी क्या बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। तो कोई पूछे नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताओ, तो नेचर क्या बताओगे, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई पूछे साइज के बारे में बताओ, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में इमेज कैसे दिखाई दे रही है, पॉइंट साइज। तो आप क्या बताओगे, पॉइंट साइज्ड इमेज, या इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, और कोई पूछे कि बताओ पोजीशन ऑफ इमेज, तो आपको दिख रहा है इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे ही बनती है। ठीक है, अच्छा अगर आप इस 6 के 6 केस को एक बार रिवाइज करो ना, तो अगर आप फर्स्ट केस को छोड़ दो, फोकस और फोकस और पोल के बीच वाला, तो आप देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फानाइट पे। यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। सेकंड केस याद है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। तीसरी चीज़, जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज क्या बनी, सी पे। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जा रहे हैं, इमेज वैसे वैसे मिरर के क्या आती जा रही है, पास आते जा रही है। दूसरी बात, साइज में भी इन्वर्जन ही हो रहा है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्या लेके जाओगे, दूर, इमेज क्या आती जाएगी, पास, और जैसे जैसे इमेज पास आती जाएगी वैसे वैसे इमेज का साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता है तो इमेज उतनी ही मिरर के पास आ रही होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो इमेज बनी क्या सारी की सारी रियल थी, तो आंसर है नहीं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखी गई इमेज वर्चुअल थी। दूसरी बात, उस वर्चुअल का साइज़ कैसा था, तो वर्चुअल का साइज़ बड़ा था एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इस बात को याद रखना, क्वेश्चंस करते समय काम आएंगे। ठीक है, तो अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक आपने किसके मिरर के बारे में सीखा, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन सीख ली। आपने उसमें देखा कि रियल इमेज पे बनती है और वर्चुअल इमेज पे बनती है। वर्चुअल का साइज़ क्या कर रहा होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, पर जो रियल इमेज होती है वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर रखोगे इमेज वैसे वैसे पास आती जाएगी और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो अब हम सीखेंगे किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। और इसके बारे में सीखने से पहले इसके भी कुछ रूल्स हैं, उसे भी याद रखना। रूल वही है कि अगर कोई रे कैसी चल रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से डाइवर्ज होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि पीछे से कैसे दिखाई दे, पीछे को एक्सटेंड करो तो किससे पास हो रही हो, फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही। सेम रूल है जो वो वाला था कॉनकेव मिरर का, वही कॉन्वेक्स के लिए रूल है, बस क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो हमें सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती। ठीक है, तो पहला रूल क्या बताओगे कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि जो पीछे की तरफ एक्सटेंडेड वाली लाइन है वो लाइन किसको पास कर रही हो, फोकस को पास कर रही हो। ठीक है, विच मीन्स किससे पास हो रही होगी, फोकस से पास हो रही होगी। ठीक है, सेकेंड रूल इसका अपोजिट कि अगर कोई रे कहाँ से पास कर रहे हो, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चलने लगेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलने लगेगी। क्या कहा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी चलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। ठीक है, तीसरा केस क्या है, सेंटर का। तो भाई अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो आपको पता है रे सेम पाथ को क्या कर जाएगी, बैक कर जाए। ठीक है, तो कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आप देखोगे डाइवर्जेंस इस तरीके से होगा कि वो रे सेम पाथ को क्या कर जाएगी, फॉलो बैक कर जाएगी। और लास्ट केस क्या है, पोल का। तो पोल का भी बड़ा ईजी है कि अगर कोई रे पोल पे पड़ती है, जो जितने एंगल ये बना रही होगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना एंगल बनाना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये 4 रूल याद रखना। पहला रूल क्या बताया कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि जो उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो कहाँ से पास हो रही हो, फोकस से। सेकंड रूल क्या बताया कि अगर कोई रे फोकस पे पड़ रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलने लगेगी। तीसरा रूल क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे पड़ रहा है इमेज फॉर्मेशन में और रे कैसे पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेम पाथ को फॉलो कर जाएगी। और लास्ट रूल क्या बताया कि अगर कोई रे पोल पे पड़ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना रही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 रूल है, इसको याद रखना ताकि इमेज फॉर्मेशन में काम आ सके। अच्छा, इसके कितने केस बनेंगे? तो इसके बेसिकली 2 ही केस बनेंगे। क्यों केस बनेंगे 2? क्योंकि इसका अगर आप फोकस देखो तो फोकस भी इस तरफ है, मतलब पॉलिश सरफेस की तरफ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस तरफ है, पॉलिश सरफेस की तरफ। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ तो वो ना तो फोकस सेंटर के बीच में ऐसा कुछ बता भी नहीं सकते, यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ, ये सब किस में आएंगे, ये सब फाइनाइट पोजीशन पे आएंगे। क्योंकि इसके जितने भी रेफरेंस पॉइंट थे, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, ये सब चीज़ें वो किस तरफ पड़ रही है, राइट हैंड साइड पे और पॉलिश सरफेस पे पड़ रही है। तो इसके बेसिस पे इसके 2 ही केस बनते हैं। पहला केस बनेगा अगर ऑब्जेक्ट किस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे, और सेकंड केस बनेगा जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो 2 ही केस बनते हैं। सबसे पहले बनता है एट फाइनाइट और एक इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं एट इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ से आ रही होगी, सारी पैरेलल आ रही होगी। तो आपको पता है 2 रे लेंगे, पहली रे ये ली, दूसरी रे, दोनों रे रिफ्लेक्टिंग कहाँ से है, मतलब दोनों रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से पास होगी कि वो किसको पास कर रही हो, फोकस को। ये रे भी इस तरीके से पास होगी, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो किससे पास कर रही हो, फोकस को। अब ध्यान से देखें ना, ये रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, दोनों रे कभी मीट नहीं करेगी, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड होकर कहाँ पे मिल रही होगी, फोकस पे मिल रही होगी। विच मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो कोई पूछे आपसे नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो यहाँ पे रे सच में नहीं मिली, मीट होती हुई मानी है। तो कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कोई आपसे पूछे पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो पहले तो आप नहीं बता रहे थे क्योंकि पहले कॉनकेव का सारी चीज़ें इस तरफ था, तो बिहाइंड द मिरर। पर अब ध्यान से देखो तो ये किस पे पड़ रही है, फोकस पे। तो आप क्या बताओगे, एट फोकस। थर्ड बताओ कि कोई साइज़ के बारे में, तो साइज़ देखोगे ना क्या होगा, पॉइंट साइज, या फिर क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये केस किसके हो गए, जब ऑब्जेक्ट किसका रखा था, इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फाइनाइट पोजीशन पे। तो सपोज करिए ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे रखा है, फाइनाइट पोजीशन पे। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। यहाँ से कितनी रे निकालोगे, 2। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इस तरीके से पास करना कि पीछे को किससे पास होती हुई जाए, फोकस से पास होती हुई जाए। ठीक है, सेकेंड रे किस तरफ ले लेते हैं, फोकस पे या सेंटर पे ले लो। तो सेकेंड रे अगर सेंटर पे लोगे तो वो सेम पाथ को क्या कर जाएगी, फॉलो बैक कर जाएगी। अब ये रे जा रही है इस तरफ, ये रे जा रही है इस तरफ, दोनों रे क्या हो रही है, फैल रही है, मतलब ये क्या नहीं होगी, मीट नहीं होगी। तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो। इस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट हो रही है, तो इस पॉइंट पे क्या बन रही होगी, इमेज ए डैश बी डैश बन रही होगी। अब जरा ध्यान से देखो तो इसमें भी कोई पूछे नेचर बताओ, तो नेचर क्या बताओगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कोई पूछे साइज ऑफ इमेज बताओ, तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। अच्छा, कोई पूछे पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो पोजीशन क्या बताओगे, बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज पोल और फोकस के बीच में। अच्छा, इन दोनों केसेस में ध्यान से देखो तो क्या कभी रियल इमेज बन रही है, नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर कभी क्या नहीं बनाता, रियल इमेज नहीं बनाता, वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। दूसरी बात, वर्चुअल के दोनों केसेस को देख लो, क्या इमेज का साइज़ बड़ा है,
तो आंसर है नहीं। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना कि जो वर्चुअल इमेज बनती है किसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, वो हमेशा क्या होती है, छोटी ही होती है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो इससे रिलेटेड कोई आपसे बोले कि 3 मिरर दे रखे हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तीनों को क्या करो, डिस्टिंग्विश करो, तीनों को क्या करो, डिस्टिंग्विश करो बिना टच करे। तो आप कैसे बता पाओगे इमेज के नेचर के फॉर्म में, तो आप क्या करना, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज का क्या होता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है। कॉनकेव मिरर लोगे, कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में क्या रख देना, ऑब्जेक्ट को रख देना, तो वो भी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, पर वर्चुअल इमेज का साइज़ क्या होगा उस केस में, बड़ा होगा। तीसरे केस में आप कॉन्वेक्स मिरर होगा, उसमें आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या आएगी, छोटी ही आएगी। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ मिरर 3 दे रखे हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, बताओ तीनों को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो डिस्टिंग्विश करते समय बता देना कि तीनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं, बट प्लेन मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है उसका साइज़ सेम होता है, कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है यूजेस। तो यार यूजेस तो बड़ी ईजी है, तो यूजेस याद ही रख लेना। कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर के क्या यूज है, तो सबसे पहले शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल करा जाता है अपने फेस को लार्ज देखने के लिए। आप क्या करते हो, कॉनकेव मिरर को अपने पास लाते हो, तो आप कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में आ जाते हो, जिसकी वजह से वर्चुअल इमेज बनती है, जिसका साइज़ आपके फेस से रियल साइज़, आपके फेस के रियल साइज़ से क्या होता है, बड़ा होता है, तो आपको ईजिली दिख जाता है और शेविंग अच्छे से कर पाते हो। सेकंड, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट के टीथ की लार्ज इमेज को फाइंड कर सके, टीथ को बड़ा करके देख सके। तीसरा, आपके टॉर्च हो गया, व्हीकल के हेडलाइट हो गए या सर्चिंग लाइट हो गई, इनमें ये किसकी तरह काम करते हैं, रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। अब रिफ्लेक्टर क्या होता होगा, आपने देखा होगा, सपोज करो ये कोई लाइट है, तो लाइट एमिट ऐसे भी कर रही होगी और लाइट एमिट पीछे की तरफ भी कर रही होगी। तो जो रे पीछे की तरफ एमिट कर रही है वो एक्चुअली में कैसी है, डाइवर्जिंग। यहाँ पे आपने रिफ्लेक्टर कैसा लगाया, कॉनकेव, तो ये क्या करेगा, डाइवर्जिंग को आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करके पैरेलल भेज देगा। अब ये बीम ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, तो ये ज़्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, दिखा सकती है। तो यही कहा गया है कि इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च और व्हीकल हेडलाइट और सर्च लाइट टू सी द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ यूज बाय द डॉक्टर्स हेड मिरर। ये डॉक्टर के हेड मिरर की तरह इस्तेमाल करता है ताकि क्या कर सके, जो लाइट आ रही है लैंप से उसको फोकस करके बॉडी के पार्ट्स को देख सके। ठीक है, पांचवा क्या बताया, कॉनकेव डिशिश। पुराने ज़माने में एंटीना ये सब चीज़ें लगाई जाती थी, तो वो जो डिशिश थी वो भी कैसी शेप की थी, कॉनकेव शेप की थी। वो कॉनकेव शेप क्यों होती थी, क्योंकि कॉनकेव शेप क्या करती है, इन्फानाइट से, सैटेलाइट दूर है इन्फानाइट पे, तो इन्फानाइट से आती हुई सिग्नल्स को आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पे मीट कराती थी, फोकस पे। तो जो आपका रिसीवर था वो कहाँ पे रखते थे आप, फोकस पे रखते थे, तो आपको सिग्नल्स क्या मिलते थे, प्रॉपर मिलते थे। तो वही चीज़ है कि कॉनकेव डिशेज आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव द टीवी सिग्नल फ्रॉम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से सिग्नल्स को वो करने के लिए, रिसीव करने के लिए कॉनकेव डैश लगाई जाती है, या कॉनकेव की डिशेस लगाई जाती है। टीवी की डिश कॉनकेव शेप की ही होती थी। लार्ज क्या है, लार्ज कॉनकेव मिरर इज़ यूज इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। होता है क्या है कि सोलर एनर्जी की हेल्प से आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोलर एनर्जी को आपको क्या करना होता है, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे सारी की सारी बीम ऑफ लाइट को लाना पड़ता था। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो सन है, सन इन्फानाइट की तरह काम कर रहा है, वहाँ से रेस सारी कैसे आएगी, पैरेलल, और पैरेलल रे कहाँ पे आके मीट कर रही होगी, फोकस पे आके मीट कर रही होगी। तो जो आपका सोलर फ्लोरेंस है उसको आप कहाँ पे लगा देते हैं, उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे लगा देते हैं। तो सारी की सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि सन से आ रही होती है वो उस फोकस पे सोलर फ्लोरेंस को मिल रही होती है। कोई दिक्कत, ऐसे ही आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के यूज। तो कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज़ है। पहला यूज़ क्या बताया कि कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रेयर व्यू मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता होगा, क्योंकि इससे जो बनने वाली इमेज है वो एक तो छोटी होती है
और छोटी इमेज होगी तो वो क्या देगी, पीछे का वाइड रीजन दे रही होती है। तो कोई पूछे कि बताओ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ इस्तेमाल करता है, कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में, ताकि आप क्या देख सको, ट्रैफिक का रेयर साइड या बैक साइड देख सको। और क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेयर व्यू मिरर की हेल्प से, जो कि कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है, इसकी हेल्प से जो आपको पीछे की इमेज मिलती है वो कैसी दिखती है, वाइड रेंज की इमेज दिखती है। क्योंकि यहाँ पे बनने वाली इमेज छोटी होती है, छोटी इमेज क्या करेगी, ज़्यादा एरिया कवर करके आपको दिखा रही होगी। कोई दिक्कत। लास्ट है बिग कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बिग कॉन्वेक्स मिरर जो कि शॉप सिक्योरिटी मिरर है, ऐसे में कुछ मिरर लगाए जाते हैं और ये रोड के कॉर्नर पे भी लगाए जाते हैं, शॉप की सिक्योरिटी के लिए भी लगाए जाते हैं। तो इस मिरर का इस्तेमाल करा जाता है एज ए सिक्योरिटी पर्पस या रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।